तो हम देखते हैं कन्नड़ को देखेंगे, तमिल को देखेंगे, तेलुगु को देखेंगे, जिसको संस्कृत आती है उसके लिए बहुत आसान होता है। अभी 5 अगस्त को सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि दी गई, मैं ऐसे एक रील देखने में आई, उसमें जो है उनके पति जो है उनसे किसी ने पूछा था कि मेरे को कन्नड़ में भी इतना अच्छा भाषण कैसे दे लेती है, तो वो बताती हैं कि मुझे जो है उनकी संस्कृत बहुत अच्छी थी, तो इसलिए संस्कृत बहुत अच्छी होने के कारण कन्नड़ में जो बहुत सारे शब्दों को हम देखते हैं तो वो संस्कृत निष्ठ ही है, इसीलिए वो कन्नड़ में भी बहुत अच्छा भाषण दे लेते हैं, ऐसा वो उसमें बताते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि सभी जो भाषाएं जो भारत में बोली जाती है उसकी जननी अगर कहीं भी देखी जाए तो वो संस्कृत है। तो सबसे पहला काम सरकार को जो करना चाहिए, आज की जो पीढ़ी है 10वीं कक्षा तक संस्कृत जो है वो पढ़ाना चाहिए। अभी 5वीं कक्षा तक हो गया, जब हम पढ़ते थे तब 10वीं तक थी, तो मुझे लगता है कि वो बहुत आसान हो जाएगा। 2 चीजें और कि हमने क्या प्रयोग किया, तो मैं जिस विभाग में कार्यरत हूँ 2012 में मेरी वहाँ नियुक्ति हुई। जब नियुक्ति हुई तो सब तरफ अंग्रेजी, जैसा दीदी ने बताया कि एमएससी में तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है, 12वीं तक की शिक्षा जो है वो हिंदी में हुई। जब होलकर साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया तो अंग्रेजी, और स्वाभाविक है कि हिंदी से आया विद्यार्थी कितना असहज होता है, फिर बायोटेक्नोलॉजी जैसा विषय पढ़ना है बहुत मुश्किल था। फिर वहां से जब इधर नौकरी में आना हुआ तो ध्यान में आया कि सब कुछ अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे जहाँ जिस कार्यालय में मैं काम करती हूँ, अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, हमारी सारी नोटशीट जो है हम हिंदी में लिखते हैं। हमारे यहाँ का जो स्टाफ है वो हिंदी में हस्ताक्षर करता है। हम अपना बैंक का जो काम है वो हिंदी में करते हैं। जहाँ जिसकी जो मातृभाषा है उसको अपनी मातृभाषा में उस काम को करना चाहिए। ये एक प्रयास जो है वो हुआ, एक कटु अनुभव भी है। गत वर्ष एक चेक जो है कहीं देना था तो मैंने बना के दिया 11,111 रुपए का। मैं हिंदी में हस्ताक्षर करती हूँ, गिनती भी हिंदी में ही लिखती हूँ। मैंने हिंदी में लिखा और दुर्भाग्य की बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, और जो डिडक्शन हुआ 99,999 रुपए का, और हिंदी में भी बकायदा चेक में अंक में भी लिखा हुआ था और शब्दों में भी लिखा हुआ था। फिर बहुत लंबी लड़ाई उसके लिए मुझे लड़ना पड़ा। चेक मिला उसका फायदा हो गया। हाँ ठीक है, ऐसा जगह गया था कि वापस आ सका। तो मुझे लगता है कि वास्तव में भाषा जो है वो देश को जोड़ती ही है, और अगर संस्कृत जो है उसको पुनः स्थापित किया जाए तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सारी भाषाएं सीखना थोड़ा आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि गुजराती, मराठी इस प्रकार की भाषाएं, पंजाबी, जो हिंदी जानता है तो वो इंदौरियों को तो बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए। बिल्कुल, मराठी दोस्त हैं आपके, बिल्कुल मराठी शासक यहाँ रहे हैं, बिल्कुल। तो ये अगर हमको मराठी पहले सीखना चाहिए इंदौरियों को, बिल्कुल आना चाहिए। मेरा सवाल मैडम सोनी से है कि हम भारतीय भाषाओं की बात कर रहे हैं और गौरव के बोझ से भरे हुए हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और प्राइवेट कंपनीज का टॉप मैनेजमेंट वो सब अंग्रेजी में सोचता है, अंग्रेजी ना है अंग्रेजी के लिए। तो आम संपर्क की भाषा तो हिंदी में है, उसको जब टैक्सी से कहीं जाना होगा तो टैक्सी वाले से हिंदी में बात कर लेगा या तमिल में बात कर लेगा, कन्नड़ में बात कर लेगा। लेकिन जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाता है, जब वो बोर्ड मीटिंग्स में जाता है तो वो अंग्रेजी का इस्तेमाल करता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे प्रधानमंत्री स्वयं, कि वो कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हिंदी में भाषण देते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कवर किए हैं और उसमें होता ये है कि एक रशियन अध्यक्ष थे पूरे संगठन के, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब वो रशियन में ही सवालों का जवाब दे रहे थे। हम लोग हिंदी में या अंग्रेजी में सवाल करते थे, ट्रांसलेटर उसको तुरंत, जो ट्रांसलेटिंग मशीन है वो चेंज करके रशियन में करती थी, वो रशियन में बोलते थे, हमारे कानों में अंग्रेजी में सुनाई पड़ता था, एक ट्रांसलेटर उसको लाइव ट्रांसलेट करता था अंग्रेजी में। तो ऐसा नहीं है कि रशिया कोई बहुत छोटा देश है या फिर वो अंग्रेजी नहीं सीख सकता, लेकिन अपनी भाषा को जो गौरव है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी बना के रखता है। लेकिन जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और टॉप मैनेजमेंट आज भी अंग्रेजी, अगर जो आपके टॉप पेइंग जॉब्स हैं वो अंग्रेजी जानने वालों को ही मिल रहे हैं। तो ये जो एक टैबू है, ये जो एक समस्या है, ये कैसे दूर करती है? हाँ, आपका कहना काफ़ी हद तक सही है कि जो हमारी जुडिशरी है, खास करके हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तो मोस्टली इंग्लिश
बार उनके डिसीजंस ऐसे होते हैं कि हमारे जो विवेचक हैं उसको और जो पब्लिक का व्यक्ति जो पार्टी है या रिस्पॉन्डेंट या सेकंड पार्टी है तो उनको ये समझ पाना बहुत कठिन काम होता है। पर जहाँ अभी हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा में जब भारतीय भाषाओं का विकास विस्तार होगा तो निश्चित तौर पर उस स्तर पर ही होगा और यही बच्चे जो आज यहाँ पढ़ रहे हैं कल ये भी टॉप ब्यूरोक्रेट बनेंगे। तो एक तो बात ये है कि हिंदी भाषा आना या अपनी भाषा को अच्छे से आना भी ज़रूरी है। हम हिंदी बोलते हैं पर हम हिंदी सीखते नहीं। हम में से भी बहुत सारे लोग हिंदी में बात ज़रूर करते हैं पर हमें हिंदी आती नहीं है। हम हिंदी अच्छे से आने का दावा भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश में जो इंग्लिश में बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उनको भी इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो। तो इंग्लिश सीख लेने में बुराई नहीं। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हिंदी में पढ़िए, हिंदी में सीखिए, लेकिन जहाँ आपको ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है वहाँ इंग्लिश सीख लीजिए, उसमें भी बुराई नहीं है क्योंकि वर्तमान परिदृश्य ऐसा है। पर भविष्य आप बेहतर बनाएंगे। जो आज के बच्चे हैं ये कल भविष्य बनाएंगे। और जो आपने रशिया की बात की, सिमिलरली अभी सचिन जी भी बोल रहे थे कि जो भी तथाकथित देश हैं जो स्वागत है आपका जी नमस्कार, जितने भी सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी लैंग्वेज ही बोलती हैं। तो पहले खुद ही को बुलंद करना होगा, पहले खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, खुद को उस लेवल पर पहुंचाना होगा, खुद को गौरव महसूस करना होगा। जब हम खुद पर गौरव महसूस करेंगे मुझे लगता है तभी सामने वाला हम पर महसूस करेगा। तो जब हम ही अपने आप को कमज़ोर मानेंगे, हम ही सोचेंगे कि हम सेकेंड ग्रेड टाइप की भाषा बोल रहे हैं यार हमको तो आता नहीं, तो आता नहीं इसलिए मत बोलिए, आता है फिर भी हम हिंदी बोलेंगे। उस स्तर पे अगर बात करेंगे तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अंग्रेजी भी विश्व की एक संपर्क भाषा है। जैसे हिंदी हमारे देश की संपर्क भाषा है वैसे ही अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा है। लेकिन जहाँ मौका मिले अपनी मातृभाषा में ही संवाद करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा उसको लाइटर मोड पे लेके आता हूँ चर्चा को। और कोई रोचक ऐसा अनुभव हुआ आपके स्कूल में? मेरे ख्याल से हम लोग ज़्यादातर हिंदी माध्यम के ही विद्यार्थी रहे हुए हैं। मैंने भी 8वीं तक तो हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई की। और मैं आपको अपनी शुरुआत बताता हूँ कि मैं जब हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में गया और मेरी पढ़ाई गाँव में हुई और जब पहला टेस्ट हुआ अंग्रेजी का तो मैं उसमें फेल कर गया। और लेकिन मैंने ये सोचा कि यार नहीं, एक तो कुछ बदलाव है और उसके एक साथ मैंने फिर टॉप भी किया उसी टेस्ट में। तो मेरे लिए एक किस्म से शौक था कि यार मैं हिंदी पढ़ के आया हूँ, सब लोग अंग्रेजी माध्यम के हैं, एक नया माहौल है, सब कुछ है। लेकिन सीखने की प्रवृत्ति ने मुझे समस्या से निजात पाने में बहुत मदद की। और दोनों ही भाषाएं ठीक ठाक मैं जान ले रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी। उर्दू थोड़ी बहुत जानता हूँ, जर्मन भी थोड़ी बहुत सीखी है क्योंकि एक रुचि के हिसाब से भाषा है। मराठी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, गुजराती सीखने की कोशिश करता हूँ और कुछ बांग्ला भी सीखने की कोशिश करता हूँ। तो आपके कुछ रोचक अनुभव डॉक्टर शर्मा भाषाओं को लेके या आप कितने प्रोग्राम में जाते हैं, कोई रोचक अनुभव आपके साथ हुआ हो कि हिंदी ने आपको एक कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया हो वहाँ पे? ऐसा कुछ विशेष तो नहीं हुआ, पर जो बात अभी मैंने आपको बताई थी और एक छोटी सी चीज़ है कि भाई इंग्लिश को लेकर कोई विरोध नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न ये है कि जो ज़बरदस्ती इंग्लिश थोपी जाती है वो खराब है। उसके कुछ उदाहरण जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो बात मैंने शॉर्ट में बोली थी इसके पहले, वही चीज़ है कि एक बेंगलोर का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें मैं UGC की तरफ से वहाँ पर गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ। मतलब मान लो वो भारत के अच्छे संस्थानों में आता है, तो वो भी बताया कि बोर्ड रूम है, वहाँ प्रेजेंटेशन वगैरह, चूँकि वो वहाँ पे उनकी जो भाषा है वो चलिए कोई समस्या नहीं। तो अधिकतर लोग जो बैठे इतनी देर तक मीटिंग चलती रही, एक शब्द भी हिंदी का या वहाँ की जो भाषा है कन्नड़ बोल सकते हैं उसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ। अब मेरा जब चूँकि UGC की तरफ से मैं था रिप्रेजेंटेटिव, तो हर चीज़ मुझे फोकस करके बताई जा रही थी, समझाई जा रही थी, बोला जा रहा था।
मैंने जैसे बताया हर्षवर्धन जी ने कि कोई अपना विषय रखना चाहिए, मुझे भी थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था, मैं चलो ये रिस्क लेते हैं, मैं तो विशुद्ध हिंदी में अपना पूरी बात रखता हूँ। और ये बाद में मुझे बहुत सुखद आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी कि जो मैंने बात बोली थी कि 90% जो वहाँ पर सब बैठे हुए थे, मुझे लग रहा है कि भाई साउथ से हिंदी क्या मालूम समझ में आएगी नहीं आएगी, पर मुझे अच्छा लगा कि उसमें से सभी लोग बात की जितनी पूरी मीटिंग चली सब हिंदी में बोलने लग गए, हिंदी में बातचीत की। तो कई बार क्या होता है कि हमारा छोटा सा इनिशिएटिव मजेदार भी हो जाता है, चीज़ों को बदल भी देता है। मैं आज से 5 साल पहले चेन्नई गया था और मैं चेन्नई में एक पता ढूंढ रहा था, गूगल लोकेशन जो थी वो मैप से बहुत मुझे उलझा रही थी। तो मैं दुकान पर रुका, एक वहाँ पे रेस्टोरेंट था, मैंने उससे अंग्रेजी में पूछा कि भाई ये जगह कहाँ है, वो जगह कहाँ है। उसे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे तमिल नहीं आती थी। तो जब 5-7 मिनट हो गए और वो नहीं बता पाया और मैं नहीं समझा पाया, तो मुझे बोलता है हिंदी नहीं आती क्या? मतलब आप ये देखिए, ये मेरा भ्रम था कि उसको एक देखिए पूर्वाग्रह था कि यार चेन्नई में बंदा हिंदी कैसे जानेगा, उसको तो अंग्रेजी में ही समझाना पड़ेगा, पता पूछना है तो मतलब ये मैंने लिखा भी है फेसबुक पे और काफी लोगों ने शेयर किया। तो जो पूर्वाग्रह हम रखते हैं कि लोग हिंदी नहीं जानेंगे या हमारी भाषा नहीं जानेंगे, इससे भी उबरने की जरूरत है। माला भाभी, आपका कोई अनुभव रहा हिंदी या दूसरी भाषा को लेकर, रोचक अनुभव भी रहा? बिल्कुल, जब से स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार नंबर 1 आ रहा है तो बाहर से आने वालों की संख्या यहाँ बढ़ी है और हमारे ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने के कारण 2-3 महीने में कोई ना कोई बाहर का डेलीगेशन आता है। हम प्रयास करते हैं जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो अंग्रेजी में रहे और बातचीत इस प्रकार से हो। जर्मन का एक डेलीगेशन है ना, और जब उस डेलीगेशन के सामने पूरा विषय है कि किस प्रकार से इंदौर और कहाँ कहाँ पहुँचा है, तो जब बातचीत है कि कुछ आपकी क्वेरी है, प्रश्नोत्तर करना है, तो उन्होंने सारे जो प्रश्न हैं वो उन्होंने हिंदी में किए। और हमारे यहाँ जो है वो तो उनसे पूछा कि भाई आपने, तो उन्होंने कहा कि हम आपके देश में आए हैं, अपने काम के लिए आए हैं, तो आपकी भाषा का रिस्पेक्ट हमको करना चाहिए, इसलिए हम सीख करके आए हैं, हम आपसे क्या जानना चाहें। 3 महीने का कोई ऑनलाइन कोर्स था, वो करके और वो यहाँ पर हिंदी सीख करके और फिर आए थे। जो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन डोर और ये जो सारा काम होता है वो पूरा टीम जो है वहाँ से जर्मनी से आया था। मुझे बहुत अच्छा उस पूरी टीम के साथ लगा, जैसा आपने बोला कि मैंने भी उसको जो है संस्मरण को दिखाया। प्रैक्टिस है कि आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ की भाषा के कुछ मूल शब्द अभिवादन सीख के जाएं। जैसे मैं अभी लद्दाख गया, तो लद्दाख में हेलो कोजुले बोलते हैं, तो मैंने चैट से पूछा कि कितना ये हाई को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो कुछ भाषाएं आपको सीखनी चाहिए। भाषाओं को सीखना एक सांस्कृतिक परिवर्तन से गुजरना है। और मैडम सोनी, आपको ये अनुभव बताइए, आप तो ट्रेनिंग में भी रही हैं और वहाँ पे अच्छा अनुभव आपको रहा होगा भाषा को लेकर? ट्रेनिंग का तो नहीं, एक व्यक्तिगत अनुभव ज़रूर है। एक बार सिंगापुर गए थे हम लोग, तो कुछ सामान खरीद रहे थे एक मॉल में। एक सिंगापुरियन ही था उसका शॉपकीपर, तो बड़ी देर तक तो हम उससे इंग्लिश में बात करते रहे, सामान समझते रहे कितने का क्या है। और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से हिंदी में बात करना शुरू किया। इसने ये इतने का बताया था, इतने का बताया था, अपन बात करेंगे, ये कितने में कम कर देगा, कितना कम कर सकता है ये। तो ये बोले अच्छा ठीक है, अपन उसको 10% का बोलेंगे, 20% कम कर देंगे। फिर मैं उसकी तरफ मुखातिब हुई तो वो बोलता 20% कम कर दूँ। सिंगापुरियन, उसने हिंदी सीखी हुई थी क्योंकि उसको बिजनेस हिंदी वालों के साथ करना था। तो वही नीड जो है, आवश्यकता जो आविष्कार की जननी है, ऐसे ही ये मेरे लिए पर्यटन के जरिए भी आप बहुत भाषाएं सीखते हैं। अज़रबैजान जिसने कि एक मुद्दे पे हमारा विरोध भी किया, लेकिन जो आसपास के मुल्क हैं, अज़रबैजान है या दूसरे एशियाई मुल्क हैं, वहाँ की इकॉनमी की रीढ़ भारतीय है, क्योंकि जो पर्यटन आधारित इकॉनमी है वहाँ हम भारतीय उनकी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। तो हिंदी और भारतीय भाषाएं सीखना उनकी मजबूरी है। तो कई बार भाषाएं जो है आपकी रोजगार से भी जुड़ती हैं। अगर आपको रोजगार किसी मुल्क में करना है, जर्मनी में करना है, थोड़ा बहुत जर्मन सीखना पड़ेगा। तो मैडम, या तो आप बताइए कोई अच्छा अनुभव आपका टीचिंग वाला अनुभव रहा, कोई बच्चा आपके पास आया हो या आपने कुछ कहा हो? एक रोचक किस्सा जो है वो परिवार का है। मतलब बच्चों वाला तो चूंकि हिंदी भाषा में वो मालवी में बोलते हैं, तो हमें
सी चीज़ें होती हैं, पर एक हुआ ये कि आजकल हमारे परिवारों में भी शादियां जो हैं वो इंटरनेशनल हो जाती। तो परिवार के उसमें हुआ ये कि एक हमारी बहन की बिटिया है, उसकी शादी जो है वो जर्मन लड़के से तय हो गई। अब जर्मन लड़के से तय हो गई तो हमने सोचा कि भाई उससे भाषा का माध्यम तो क्या होगा। अब उसको हल्दी के बारे में बताएंगे, उसको मेहंदी के बारे में बताएंगे, तो वो बच्ची तो सब कुछ बता ही रही थी, पर हम सब ने भी सोचा कि अंग्रेज़ी अच्छी सीख लें ताकि उसके साथ बात करने के लिए हम कुछ तो सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा कुछ तो बात कर पाएंगे। लेकिन वो जो बंदा था वो एकदम, हम जो बोलते हैं ना, समझदार था। उसको मालूम था कि मुझे परिवार से अगर जुड़ना है तो भाषा सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो वो 2 लाइन सीख कर आया था और वो 2 लाइन सबके सामने वो बोल रहा था और वो कह रहा था, क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो। हम लोग पूरा परिवार जो है वो तुम ही हो। फिर हमने उसका एक टैगलाइन बना दिया, तुम ही हो, तुम ही, और तो भी नहीं लिखा, हमने तुम ही हो किया। और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि ऐसे भी होता है कि हमारी हिंदी को इतना सम्मान मिलता है। सामने वाला परिवार से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए जो उसको समझ आया वो उसने उसको सीखा और सीख कर वो यहाँ पर आया। तो ऐसी बातें घटती हैं। हिंदी जो है वो इस देश की बिंदी है, तो मुझे लगता है कि उसका सम्मान तो बना रहना चाहिए। बहुत ही रोचक वाक्य हमने शेयर किए और अब हमारा सेशन समाप्ति की ओर है। लेकिन एक जो बुनियादी सवाल जो हमारा विषय भी है उस पर मैं 2-2 मिनट का सबका आपका रिएक्शन चाहूँगा कि विकसित भारत बनाने के लिए भाषाएं और भारतीय भाषाएं शिक्षा पद्धति में किस तरीके से परिवर्तन लाएंगी। और जब हम बात करते हैं कि जो दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कितनी भारतीय हैं, तो एक बहस का विषय हो जाता है बार बार। तो क्या शोध में, अनुसंधान में भारतीय भाषाओं के शामिल होने से क्या हमको विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करने में मदद मिल सकती है? आपके विचार जानना चाहूँगा 2-2 मिनट के लिए। मैडम सोनी, आपसे जो बात करें। इस मामले में मैं सबसे पहले जो मैं बहुत शॉर्ट में बहुत बात करूँगी कि विकसित भारत शब्द से हम क्या कल्पना करते हैं भारत की या किसी भी देश की। क्या उसका न्यूक्लियर पावर होना या उसकी सैन्य क्षमता का बहुत ज़्यादा होना, ये विकास है, या फिर वहाँ के हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, सबको चिकित्सा मिले, सबको आहार मिले और सब समृद्ध और शांत भाव से स्वस्थ जीवन शैली अपनाए, वो विकास है। तो हम पहले विकास की परिभाषा को ही आपस में समझ पाए। और दूसरी बात रही शोध की, तो निश्चित तौर पर शिक्षा का एक स्तर जहाँ हम अपने देश के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ हम एक भाषा, द्विभाषा, त्रिभाषा पर चल सकते हैं। और जो माला जी ने कहा कि संस्कृत की बात, तो ये बात बिल्कुल सही है। हम सब संस्कृत को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। बहुत सारी भाषाएं जो भारत की भाषाएं हैं अधिकतर संस्कृत से जन्मी हैं। तो जैसे माँ से प्यार करते हैं वैसे मासी से भी प्यार करेंगे, तो तब जा करके हमारे देश का विकास एक साथ होगा। और हम सब जो कल्चरल एक्सचेंज की या यूथ एक्सचेंज की बात की, वो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि वो एक अच्छा पहलू हो सकता है। कैसे बनेगा भारतीय भाषाओं से विकसित भारत? और मुझे लगता है कि सभी भाषाओं को अपनाना बहुत आसान है। बहुत छोटा सा उदाहरण है, सचिन भैया ने भी बहुत लंबे समय विद्यार्थी परिषद में काम किया। हम लोग जब भी राष्ट्रीय अधिवेशन में जाते थे तो अगर साउथ में गए हैं तो उन्हीं की वेशभूषा पहनना, वैसी वड़क्कम करना, भारत माता की मरीचे हमरीचे हमरीचे, हमको कभी वो समझ ही नहीं आया कि भाई सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया यहाँ रहते पर वो बोलते, क्योंकि वहाँ हम सब लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हैं। इसलिए तो मुझे लगता है कि अपने देश पर गर्व करना सबसे पहली चीज कि हम तुम एक रक्त, हम सब भारत भर। जिस दिन ये वाला जो भाव है हमारे अंदर आ जाएगा, नागरिक बोध का भाव जो हमारे अंदर आ जाएगा, तो बहुत आसान होगा ये जो सारा जो एक नैरेटिव खड़ा करने का काम, जो फॉल्स नैरेटिव है, देश को तोड़ने का काम भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे जो किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए हम आप सब मिलकर ही प्रयास करेंगे। और बहुत छोटा सा प्रयास अपने घर परिवार से करना चाहिए। अभी मेरे एक परिचित हैं, बेल्जियम होकर के आए, अपने पोते के पास गए थे,
जब वो पहुंचे तो वहाँ पर उसके विद्यालय से एक पत्र आया था और वहाँ डच भाषा जो है बोली जाती है। उस पत्र में लिखा था कि आपके जो बच्चे की शिक्षा है वो तो विद्यालय में डच भाषा में होगी, लेकिन आप एक कंसर्न फॉर्म साइन करके दीजिए जिसमें घर के जितने लोग हैं वो अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। वो कंसर्न फॉर्म आपको साइन करके भरना है। इसका मतलब है उनकी मातृभाषा मराठी है तो उनके बेटे बहू को और दादा दादी को वो फॉर्म भर के भेजना था कि हम अपने घर में हमारी जो मातृभाषा मराठी है उसी में बात करते हैं। मतलब वो वहाँ की गवर्नमेंट, हाँ, वहाँ की गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है वो। फिर मैंने बाद में गूगल पे भी देखा तो देखा कि वास्तव में वो वहाँ का विद्यालय वास्तव में कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रयास हमारे और से भी, हमारे यहाँ से हम घर परिवार से करेंगे, बच्चों के बीच में से उसको प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा पहला शब्द जो है वो माँ बोलता है, मराठी है तो आई बोलता है, तो स्वाभाविक ही सिखाना नहीं पड़ता, तो अपनी भाषा सिखाना नहीं पड़ती। तो मातृभाषा पे गर्व के मुझे लगता है परिवार से प्रारंभ करना पड़ेगा और वैसे ही जैसे मातृभाषा से गर्व होगा तो राष्ट्रभाषा से भी गर्व होगा। मैडम राजू, आपके विचार जानना चाहेंगे, विकसित भारत कैसे बनेगा अगर हम शिक्षा पद्धति में भारतीय भाषा मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी की धड़कनें जो है ना वो भाषाओं से ही बनी हुई हैं। भाषाओं की जो सुंदरता है, जैसे आपको बताएं कि हमारे घरों में कहा जाता है कि सब्जी काटी नहीं जाती संवारी जाती है ना, है ना? हमारे घर में ऐसे बोलते हैं, सुधारी जाती है। हाँ, सुधारी जाती है, काटी नहीं जाती। हमारे घर में सब्जी सुधारी जाती है, संवारी जाती है। हमारे यहाँ पर जब भोजन के अंदर भी हमारे यहाँ नमक कहाँ रखा जाएगा, हमारे यहाँ पे कोशिम्बीर किधर रखा जाएगा, सब्जी कहाँ रखी जाएगी और कौन सी चीज़ कहाँ परोसी जाएगी। जब इतना वैज्ञानिक हमारी सोच है जब जीवन के प्रति, तो भाषा के प्रति क्यों नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो भाषा के प्रति हम सबको, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि हमें अपने परिवार के साथ, हमें अपने आपसी सगे संबंधियों के साथ बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन भाषा ऐसी चीज़ है, अगर बोली नहीं जाएगी आप भूल जाएंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप शब्दों को भूलते चले जाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो ज़रूर सीखेंगे, और जितना आप सीखेंगे आपका परिवार सीखेगा, आपका देश समृद्ध होगा। तो देश की समृद्धि का एक सर्वप्रथम विचार जो है वो ये है कि सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए, और उसी के साथ साथ जैसा कि कहा जाता है माजा तारा, है ना, हिले सुर मेरा तुम्हारा, है ना। तो उसमें अलग अलग भाषाओं को मिलाकर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री तब बनी। लेकिन वो एक दूसरे के तारों को जोड़ने के लिए, हमें एक दूसरे को मान देने के लिए भाषा ही सबसे ज़्यादा कारगर हमारा एक सिद्ध हथियार होना चाहिए, जिसको हम अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आप क्या सोचते हैं कि कैसे शोध अनुसंधान, देखिए वक्त टेक्नोलॉजी का है, इसके पास टेक्नोलॉजी है वो विकसित बनेगा और एक बड़ा हथियार है विकसित बनने का। मैं आर्थिक रूप से विकसित बनने की बात कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय भाषाएं कैसे बदलाव ला रही हैं, ला सकती हैं और देश को विकसित बना सकती हैं? आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। देखिए, हम जब बात करते हैं कि 2047 में, मैडम ने भी बहुत अच्छी बात बोली, वो बड़ा मेरा पसंदीदा विषय कि विकसित के मायने क्या, तो उस पर हम अभी नहीं जाते हैं। पर यदि भारत को तथाकथित जो हम बोलते हैं कि भाई विकसित को करना, तो उसमें बहुत बड़ा, हम भावनात्मक होकर नहीं बोल रहे हैं, तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं कि भारतीय भाषाओं को अपनाए बगैर, उसको लाए बगैर भारत विकसित भारत नहीं बन सकता। बात बार बार यही है कि भाषा ना इंग्लिश बुरी, ना जर्मन बुरी, ना फ्रेंच बुरी, सब सीखना चाहिए, जितने ज़्यादा सीख सकते हो उतना अच्छा। पर मेरा बहुत सीधा सा मतलब है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस बात को बोल रही है कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, जो हमारे घर में बोली जाती है, जो समझ में आती है, कि पहले विचार वहीं से आता है। हम अननेसेसरी जो छोटे बच्चा है, आज दुनिया की जो सबसे बेस्ट हम एजुकेशन की जो मानते हैं कि भाई पॉलिसी है, जो पद्धति है, नॉर्वे हुआ या दूसरे के यूरोपीय देश हुए, तो वहाँ भी इस चीज़ को बात बोलते हैं कि जो एग्जाम्पल माला जी ने बताया कि पहले आप बच्चों को शिक्षा उसकी मातृभाषा में दीजिए। आप बहुत सीधा सा उसका कारण समझिए। आप शोध और रिसर्च की बात कर रहे हैं, भाई रिसर्च में हम क्या बोलते हैं, क्या आना चाहिए, साइंस उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बच्चों में उसकी शुरुआत काउंटिंग से होती है। अब आप उसको पहली एनर्जी खराब कर देते हो, बेचारा घर में बोल रहे हैं सेवफल खा ले, जाम खा ले, ये खा ले, आप उसको क्या करते हो, मार के सिखाते हो, नहीं एप्पल खा, ये इसका अलग नाम बता रहे हो, बनाना खा। अब वो बात है गिनती, वो 1 2 3 4 है सीधे कैलकुलेशन, जो हमारे यहाँ बच्चा हिसाब किताब अनपढ़ आदमी जो करते थे, तेजी से आधा पौना टेढ़ा पहाड़ा सब बना लेते थे। मैं मेरा उदाहरण बताता हूँ कि कक्षा 12वीं तक मैंने कैलकुलेटर ही नहीं खरीदा था, ईमानदारी की बात है। और मैं
अकाउंट्स और मैनेजमेंट पढ़ता था, सवाल करते थे ये, और इसी पद्धति से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते थे। आप बहुत चीज़ों को समझिए, उस बच्चे की आप पूरी एनर्जी 90% तक जो उसकी कैपेसिटी आप सिर्फ काम में खराब कर रहे हो, अननेसेसरी उसको इंग्लिश सिखाने में कर रहे हो। इंग्लिश सीखना भी है, भविष्य में वो इंटरनेशनल काम करेगा। यह बिल्कुल सही है कि एक इंटरनेशनल वो संपर्क की भाषा है, कहीं उसको बोलना है। तो जब वो 8वीं 10वीं में आ जाए, जब अच्छे से उसकी रुचि जागृत हो जाए कि वो साइंस पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ेगा, साहित्य पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा, उसके बाद आप जाकर उसको सिखाइए इंग्लिश की यदि आवश्यकता लगती है। पर बचपन से ही उसको उस चीज़ का लोड क्यों दे देते हैं? या घर का ही आपके माहौल ऐसा है कि भाई हम तो बात ही इंग्लिश में करते हैं, सोच इंग्लिश में, या हमारा वही बैकग्राउंड, तो उसको सीखे। तो पहली चीज़ है वो हमारी शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि सभी भाषाओं का हमको सम्मान होना चाहिए, चूँकि ये खासकर मैं हम सबके लिए बोल रहा हूँ। मेरे से ये बात शुरू करता हूँ कि हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हिंदी भाषा ही हो, देश की सभी भाषा होना चाहिए। ये बात हमको पहले उनको सम्मान देते हुए फिर तर्क के साथ ये बोल सकते हैं कि हिंदी भाषा हमारी सब राष्ट्रभाषा है। सरकार ने यही बोल रखा है, कोई हिंदी नहीं है, 22 की 22 भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। पर चूंकि हिंदी भारत के ज्यादातर प्रदेशों में बोली जाती है, तो वो हमारी एक संपर्क भाषा है। या कई जगह नहीं भी बोली जाती तो हिंदी के बहुत करीब है। ब्रज की भाषा हुई या बिहार की भाषा हुई या अलग जगह की, थोड़ा उनका एक्सेंट चेंज है, बोलना लगे, पर उसको काउंट हम हिंदी में ही करेंगे। तो इसलिए हिंदी भाषा को हम लोग ज़्यादा सीखते हैं। अब आखिरी जो बात है कि विकसित से संबंधित है, तो हमने व्यक्ति की सोच अच्छी बना दी, संस्कृति अच्छी बना दी, तो वही विकास होगा। छोटी सी बात के साथ मैं समाप्त करूंगा अपनी बात को कि हम लोग जो सारे मानक लेते हैं वो यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड लेते हैं। आज जैसे विकसित बनाना, तो उसकी पहली डेफिनेशन है कि सभी व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान होना चाहिए। वो देश उन्नत राष्ट्र माना जाएगा, वो देश विकसित राष्ट्र माना जाएगा कि वहाँ रहने के लिए मकान है। स्लम में रह रहा है या रहने के लिए छत नहीं है, तो वो हम गरीबी की श्रेणी में है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड में आते हैं। अब वहाँ अमेरिका में जो डेफिनेशन है मकान की क्या है कि उनकी 30 करोड़, उदाहरण बताऊँ एग्जैक्टली नहीं मालूम, 30 करोड़ सपोज पॉपुलेशन है, वहाँ पे 2 लोग साथ में रहते हैं, तो उनको 15 करोड़ मकान चाहिए। इस हिसाब से तो भारत तो कभी विकसित हो गई नहीं। हमारी आप तब तक पॉपुलेशन सपोज 200 करोड़ है, तो 2 लोग साथ लेंगे तो 100 करोड़ कैसे मकान जाएंगे? अरे भाई हम हमारे पद्धति पे वापस लौटे ना। संयुक्त परिवार की बात करते हैं, परिवार में 8 लोग हम रहते हैं, तो वही मकान जो 100 करोड़ बोल रहे हो आपका 20 करोड़ में 25 करोड़ में होगा। तो हमने हर व्यक्ति को छत दे दी, यह हम उस डेफिनेशन में आ गए। क्राइम की जब हम बात करते हैं, मैडम बोलते तो आप यूरोपियन नाम्स लेते हो कि 2000 की, 5000 की, 10,000 की पॉपुलेशन पे एक पुलिस होना चाहिए। आप उल्टे जाओ ना कि हमारे यहाँ पे तो क्राइम का रेशियो कम है, 25,000 लोग रहते हैं, उस पर भी एक पुलिस पर्याप्त है कि हमारे संस्कारी हुए कि यहाँ पे क्राइम ऐसा होता ही नहीं है। तो आपको नाम्स को भी समझना पड़ेगा कि विकसित होने के नाम्स को हम क्या परिभाषा देते हैं, इसको कैसे हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, तो अपने आप बहुत सारी चीजें ठीक होगी और हम विकसित होंगे। वो तो होना तय है उन चीजों को। और लास्ट चीज जो भारत को विकसित बनाया और अभी भी जो तरक्की में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन यूथ का है, और आप देश के 95% यूथ को सिर्फ इसलिए खत्म कर दोगे, वो बेचारा मैं देखता हूँ जब क्लास में जाता हूँ उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, पर सिर्फ डर के कारण नहीं बोल पाता है कि उसके 5 लोग इंग्लिश में फर्राट बोल रहे हैं, उसको सब आता है, वो घबरा जाता है, जो आ रहा नहीं बोल रहा है। तो 95% जो हमारी ताकत है, जो हमारे सैनिक है, जो हमको विकसित बनाएंगे, आप उनको भाषा के बोझ में खत्म कर रहे हो, तो हम विकसित बनने का कैसे सोच सकते हैं? तो हम सबको इस पर बहुत ही विनम्रता से, सहानुभूति से और अपना समझ के विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा। और मैं मानता हूँ कि भारत एक गुलदस्ता है और भाषाएं और बोलियाँ इसके फूल हैं, और मैं तो बोलता हूँ कि भाषाओं के साथ साथ बोलियों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे मुहावरों में, लोकोक्तियों में बोलियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम अपनी मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी, कबीरखंडी, ब्रज भाषा, ब्रज की बोली, उसको भी बचाएं। और मैं मानता हूँ कि ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है, जिसमें भाषा एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। किसी राष्ट्र में जब अपनी भाषा को लेकर गौरव का भाव जागता है, तो उसके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। और जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वो मानकों को अपने हिसाब से करता है। तो जब हम अपने मानकों को भारतीय संदर्भ में गढ़ेंगे, तब विश्व में हमारा जो रुतबा है वो बढ़ेगा। और हम हिंदी को लेके गौरव का भाव रखें, हिंदी भाषी, लेकिन दूसरी भाषाएं भी सीखने का प्रयास करें, तभी भारत सक्षम होगा और सुदृढ़ होगा, और हम एक दिन विकसित भारत जरूर बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। निसंदेह भारतीय भाषाओं के प्रति आपका समर्पण और तकनीकी शिक्षा में उनके एकीकरण की दिशा में
आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक हैं। आपके विचारों से यह भरोसा और भी प्रबल हुआ है कि यदि हम तकनीकी शिक्षा को भारतीय भाषाओं में सशक्त रूप से प्रस्तुत करें तो ज्ञान अधिक व्यापक और समावेशी हो सकता है। मैं आप सभी विद्वानों को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और आशा करती हूँ कि ज्ञान से ओतप्रोत इस सत्र का सभी ने लाभ उठाया होगा। सम्मान देना हमारी संस्कृति है और ज्ञान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जहाँ सम्मान होता है वहाँ संवाद हमेशा फलदायी होते हैं। इसी के साथ अब समय हो चला है उन व्यक्तित्वों का सम्मान करने का जिनके विचारों ने इस परिचर्चा को एक सार्थक एवं सफल बनाया है। मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर जयेश तिवारी, प्राध्यापक विभाग कंप्यूटर साइंस से, कि वह सुश्री मनीषा पाठक सोनी जी का सत्कार करें एवं उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। Yes. Yes. संदीप मालू, प्राध्यापक विभाग प्रबंधन से, कि वह डॉक्टर ऋषिना नाथू जी का सत्कार करें एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। Yes. विभाग प्रबंधन से, कि वह डॉक्टर माला सिंह ठाकुर जी का सत्कार करें एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। शर्मा का सत्कार करें एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। प्राध्यापक विभाग प्रबंधन से, कि वह श्री हर्षवर्धन जी प्रकाश का सत्कार करें एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। उपस्थित सभी प्रतिभागियों को मैं याद दिलाना चाहूँगी कि प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आप सभी के साथ साझा किया गया फीडबैक फॉर्म भरना अति आवश्यक है। कृतज्ञता केवल शब्द नहीं किंतु एक भावना है जो संबंधों को गहराती है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर एकता गायकवाड़, कार्यकारिणी समिति सदस्य को, कि वे धन्यवाद प्रेषित करें। मेरी प्यारी हिंदी भाषा। नमस्कार, डॉक्टर एकता गायकवाड़ आज की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंचासीन प्रबुद्धजन, सभागार में उपस्थित प्राध्यापकगण एवं प्रतिभागी शोधार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज विचार विमर्श सत्र में आपकी विशेषज्ञता और अनुभवों ने इस सत्र को और भी समृद्ध बनाया है। आपके विचारों ने और सुझावों ने हमें हिंदी भाषा के विभिन्न पहलुओं को गहराई से आत्मसात करने का अवसर दिया है। आशा करती हूँ कि हम इस प्रकार की संगोष्ठियों का आयोजन करते रहें और आपके विचारों को आत्मसात करते हुए हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने का प्रयास करें। इसी
आशा के साथ आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं, शोधार्थी, अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने इस सत्र को इतना जीवंत, विचारशील एवं अर्थपूर्ण बनाया है। बातें जब दिल से निकलती है तो केवल कान ही नहीं, दिल भी सुनते हैं। इसी के साथ इस विजय विमर्श सत्र का हम यही समापन करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। कृपया सभागृह में बने रहें। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके साथ साझा करिए, कृपया यहाँ बने रहें। भाषाओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी है। कहते हैं भाषा वह सेतु है जो विचारों को जोड़ती है और संस्कृति को सहेजती है। आज इस युग में जहाँ शिक्षा और प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ रहा है, वहीं हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मातृभाषा ही हमारी असली पहचान है। हमारी मातृभाषाएं केवल संवाद का ही माध्यम नहीं, बल्कि ये हमारे इतिहास, विज्ञान, कला और संस्कृति का प्रतिबिंब भी है। माननीय सभी अतिथिगण, पदाधिकारीगण, सम्मुख बैठे प्रतिभागीगण, प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी, नमस्कार। मैं अर्निका काबरा, सहायक प्राध्यापक प्रबंधन विभाग, स्नातक कार्यक्रम, श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली के सौजन्य से योजना वाणी के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQAC सेल SVIMS इंदौर के नेतृत्व में आयोजित इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में एकत्रित हुए हैं। इस संगोष्ठी, जिसका विषय भारत की वास्तविक प्रगति के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं को समावेशित करने की आवश्यकता, विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में चिंतन, ने हमें भाषाई समावेशन, शैक्षिक सशक्तिकरण और राष्ट्रीय प्रगति पर गहन चिंतन का अवसर दिया है। हमारे लिए यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती मंजूषा जी जौहरी, उपनिदेशक जनजातीय कला एवं बोली विकास अकादमी, तुलसी शोध संस्थान, चित्रकूट, मध्य प्रदेश, तथा श्री कुणाल जी मिश्र, अधिष्ठाता मार्क डिस्ट्रीब्यूटर्स इंदौर, मध्य प्रदेश, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं अध्यक्ष राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं संस्थान के निदेशक डॉक्टर जॉर्ज थॉमस से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती मंजूषा जी जौहरी का समृद्धि स्वरूप पौधा प्रदान कर स्वागत करें। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कुणाल जी मिश्र का भी समृद्धि स्वरूप पौधा प्रदान कर स्वागत करें। 47 के लक्ष्य को प्राप्त करने में भाषा की क्या भूमिका होगी के बारे में विचार विमर्श एवं ज्ञान का आदान प्रदान किया। इसी श्रृंखला के अनुक्रम में अब मैं डॉक्टर शमा पैठनकर, समन्वयक राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को संगोष्ठी के विवरण वाचन हेतु आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। मंचासीन मुख्य अतिथि हमारी प्रिय श्रीमती मंजूषा जी जौहरी, विशेष अतिथि श्री कुणाल जी मिश्र, संस्थान के निदेशक व संगोष्ठी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जॉर्ज थॉमस, विभागाध्यक्ष प्रबंधन UG एवं PG डॉक्टर दीपा कटियार एवं डॉक्टर मनदीप गिल, संगोष्ठी सह समन्वयक डॉक्टर पूनम नागर एवं डॉक्टर समता जैन, संगोष्ठी कार्यकारिणी समिति सदस्य डॉक्टर एकता अग्रवाल, डॉक्टर मेघा जैन, डॉक्टर जगदीश शर्मा, डॉक्टर कृतिका नीमा, सुश्री श्रुति पुस्तके, डॉक्टर मोहिनी थत्ते, डॉक्टर गरिमा दुबे, डॉक्टर एकता गायकवाड़, डॉक्टर रश्मि भगत, डॉक्टर शिल्पा जोशी, समस्त प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, साथी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, संगोष्ठी में प्रतिभागी शिक्षक, शोधार्थी तथा विद्यार्थी, आप सभी का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सौजन्य से वाणी योजना के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत की वास्तविक प्रगति के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता, विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में चिंतन के समापन समारोह के अवसर पर एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। मैं बहुत हर्षित हूँ तथा सम्मान का अनुभव कर रही हूँ कि मैं आज आप सबके सामने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के विवरण का वाचन कर रही हूँ। श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर द्वारा दिनांक 7 एवं 8 अगस्त 2025 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का एकीकृत विषय था भारत की वास्तविक प्रगति के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता, विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में चिंतन। हमारे लिए गौरव हर्ष का विषय है कि इस संगोष्ठी के आयोजन हेतु AICTE की वाणी योजना के अंतर्गत वाणी मीन्स वाइब्रेंट एडवोकेसी ऑफ एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस
इसके अंतर्गत संस्थान का चयन राष्ट्रीय स्तर पर 3200 संस्थानों के प्रस्तावों को मानक आधारित मूल्यांकन के पश्चात अनुदान हेतु चयनित किया गया। संपूर्ण मध्य प्रदेश में श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस एकमात्र संस्थान है जिसे संगोष्ठी आयोजन हेतु इस अनुदान की प्राप्ति हुई है तथा हिंदी भाषा वर्ग में इसका चयन किया गया। अतएव संस्थान द्वारा हिंदी भाषा माध्यम में इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में 5 सत्र योजित किए गए, जो कि क्रम में उद्घाटन सत्र, कार्यशाला सत्र, तकनीकी सत्र, विषय विमर्श सत्र तथा समापन सत्र थे। संगोष्ठी का उद्घाटन दिनांक 7 अगस्त 2025 को प्रातः 10:30 बजे से आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आर.सी. दीक्षित, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर क्षेत्र उपस्थित थे। विशेष अतिथि थे श्री सुमित जी सूरी, अध्यक्ष ओमनी ग्रुप तथा मुख्य वक्ता डॉक्टर मोहित शर्मा, यूजीसी प्रमाणित मास्टर ट्रेनर भारतीय ज्ञान प्रणाली चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चंडीगढ़ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री वैष्णव न्यास समूह के अध्यक्ष तथा श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी द्वारा की गई। मंच पर संस्थान के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार जी मुछाल, सचिव श्री विष्णु जी पसारी, संस्थान के निदेशक एवं संगोष्ठी अध्यक्ष डॉक्टर जॉर्ज थॉमस, संगोष्ठी समन्वयक डॉक्टर क्षमा पैठणकर उपस्थित थे। संस्थान के कुलगीत तथा सरस्वती पूजन के साथ कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। सभी अतिथियों ने स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रभाषा के उपयोग पर जोर दिया। ज्ञात हो कि वाणी योजना शिक्षा की मुख्य रूप से तकनीकी शिक्षा की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता की वाइब्रेंट एडवोकेसी ऑफ एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग इंडियन लैंग्वेजेस की सिफारिश करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की सुगमता, सहज सुलभता तथा सरलता से सीखना है तथा दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.सी. दीक्षित ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम में स्वयं में तथा हमारे स्वयं की भाषा में असीम क्षमताएं होती हैं। सिर्फ हनुमान की तरह स्वयं की शक्ति को याद दिलाने की आवश्यकता है। कविता के माध्यम से उन्होंने हिंदी व अन्य बोलियों तथा भाषाओं के महत्व को रोचक ढंग से बताया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री सुमित जी सूरी ने कहा कि दूसरी भाषा की बात अच्छी तो लगती है परंतु अपनी नहीं लगती। माँ तथा बच्चे के संबंध से उन्होंने भाषा के उपयोग तथा उसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार कुछ अच्छा तो लगता है परंतु अपना नहीं लगता। हमें भाषा के विषय में भी अच्छा से अपना तक का सफर तय करना होगा। अर्थात सभी भाषाएं अच्छी हैं परंतु हम अपनी भाषा में अच्छे से व्यक्त हो सकते हैं। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री मोहित शर्मा ने अपने वक्तव्य की शुरुआत यजुर्वेद के मंत्र से करते हुए बताया कि आज भाषाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। कई भाषाएं मृतप्राय हो गई हैं, खासकर भारतीय भाषाएं। भारत की भाषाई समृद्धता की विश्व में कोई बराबरी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी भाषा पर गर्व करें तथा इसका अधिकतम प्रयोग करें। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली भी इसी सूत्र पर आधारित है तथा AICTE, NIRF, NAT, UGC में भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने एक ऐप अनुवादिनी के बारे में भी जानकारी दी। उद्घाटन सत्र में स्वागत भाषण संस्थान के निदेशक तथा संगोष्ठी अध्यक्ष डॉक्टर जॉर्ज थॉमस ने दिया। सत्र को श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी एवं श्री देवेंद्र कुमार जी मुछाल ने भी संबोधित किया तथा विषय वस्तु के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। उद्घाटन सत्र में शोध पत्रों के सारांशों की समेकित संक्षेपिका का अनावरण मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया। सत्र की समाप्ति पर संस्थान के सचिव माननीय श्री विष्णु जी पसारी ने सभी अतिथियों तथा उपस्थित जनों के प्रति आत्मीय आभार व्यक्त किया। संगोष्ठी के द्वितीय सत्र कार्यशाला सत्र में 2 प्रखर व्यक्तित्व को आमंत्रित किया गया, जिनके द्वारा संगोष्ठी के विषय को सारगर्भित किया गया। इस सत्र में प्रथम विशेषज्ञ के रूप में माननीय डॉक्टर माया इंगले, सेवानिवृत्त प्राध्यापक तथा पूर्व निदेशक दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र ने भारतीय भाषाओं के डिजिटलीकरण और अनुवाद का विकास विषय पर अपना वक्तव्य अत्यंत ही उत्कृष्ट तथा प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन ज्ञान परंपरा को वर्तमान में जोड़ते हुए भाषा की शुद्धता तथा मधुरता को बनाए रखते हुए उचित प्रणालियों के उपयोग से हम आज युवा पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ सकते हैं। इस हेतु तकनीक का नीतिपरक उपयोग किया जा सकता है जो नई पीढ़ी को भी ग्राह्य हो। डॉक्टर इंगले ने भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए ऐप
भाषिणी तथा उसके उपयोग को विस्तार से समझाया तथा इसके सभी लाभ व वैशिष्ट्य बताए। आपका ओजस्वी वक्तव्य अत्यधिक प्रेरणादायक था। कार्यशाला सत्र को एक और प्रखर वक्ता श्री संजय जी पटेल द्वारा हिंदी नए भारत की शक्ति है विषय पर संबोधित किया गया। श्री पटेल ने अपने पेशेवर यात्रा के साथ ही हिंदी भाषा के प्रति उनके प्रेम को कई उदाहरणों से प्रस्तुत किया। मूलतः एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में होते हुए भी हिंदी भाषा को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र में सफलता से प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बारे में आपने बताया। उनके अनुसार स्थानीय भाषा अथवा हिंदी भाषा भावनाओं को संचारित करने का सशक्त माध्यम है क्योंकि इसमें अपनापन है। कार्यशाला सत्र में स्वागत भाषण संगोष्ठी कार्यकारिणी समिति की सदस्य डॉक्टर गरिमा दुबे ने दिया। अतिथि स्वागत डॉक्टर दीपा कटियाल विभागाध्यक्ष प्रबंधन यूजी तथा डॉक्टर मनदीप गिल विभागाध्यक्ष प्रबंधन पीजी द्वारा किया गया। संगोष्ठी सह समन्वय डॉक्टर पूनम नागर तथा डॉक्टर समता जैन द्वारा अतिथियों को सम्मान स्वरूप उपकरण तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आभार संप्रेषण कार्य समिति सदस्य डॉक्टर एकता गायकवाड़ द्वारा किया गया। संगोष्ठी के तृतीय सत्र में 4 विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण हिंदी भाषा में किया गया। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमें शोध पत्रों हेतु बहुत ही प्रोत्साहन प्रतिसाद मिला। कुल 113 पंजीयन इस हेतु हुए तथा 54 शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण 4 सत्रों में किया गया। और ये बात बताना चाहूँगी कि संगोष्ठी के लिए कोई भी पंजीयन शुल्क नहीं था क्योंकि यह AICTE द्वारा के सौजन्य से हमने इस संगोष्ठी का आयोजन किया था। प्रतिभागी शोधार्थियों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों द्वारा कई एकीकृत विषयों के आयामों पर शोध पत्रों का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया गया जिसकी सराहना सभी सत्र अध्यक्षों द्वारा की गई। मुख्य रूप से शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी परिवर्तन, भारतीय ज्ञान प्रणाली, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी, मीडिया संचार एवं पत्रकारिता, विज्ञान इंजीनियरिंग एवं नवाचार, विधि नीति एवं शासन, प्रबंधन व्यापार एवं उद्यमिता, स्वास्थ्य जन जागरूकता एवं जन कल्याण, पर्यावरणीय जागरूकता और स्थिरता के आयामों के विस्तारित विषयों पर आधारित था। प्रथम सत्र में सत्र अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रेखा आचार्य, निदेशक दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र उपस्थित थी। सत्र सह अध्यक्ष थे डॉक्टर जयेश तिवारी तथा प्रतिवेदक थी डॉक्टर रेखा मेलवानी। इस सत्र में 13 शोध पत्र प्रस्तुत हुए। द्वितीय सत्र में डॉक्टर चंदन गुप्ता, निदेशक एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सत्र अध्यक्ष रहे। सत्र सह अध्यक्ष का दायित्व डॉक्टर दीपा जोशी ने निभाया तथा प्रतिवेदक डॉक्टर प्राची निकम रहे। तृतीय सत्र में सत्र अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन किया गया डॉक्टर वेंकट रमन के प्राध्यापक PMB गुजराती विज्ञान महाविद्यालय द्वारा। सत्र सह अध्यक्ष